नमस्कार। आज की इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय H.K. मित्तल जी, पुस्तक की दोनों लेखक डॉक्टर मनीषा आचार्य, डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य और यहाँ उपस्थित सारे सज्जन वृंद, अन्य मित्र साथीगण, ये किताब अभी विमोचित हुआ है। शुभ्रांशु, मनीषा दोनों मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। शुभ्रांशु को तो मैं शायद वो जब हाफमैन में था तब से मैं उसको जानता हूँ। उसके घर तब भी मैं जाता था। बहुत 3-4 दशकों की मेरे मित्रता उन लोगों के साथ है। और इसकी एंटरप्रेन्योरशिप के किताब में, मनीषा की किताब में खुद अपना नाम जोड़ के वो कितना एंटरप्रेन्योर है ये भी प्रमाणित किया। मेहनत तो मनीषा ही नहीं किया होगा। और शुभ्रांशु ने, बादल उसको हम प्यार से बुलाते हैं, बादल आपने को जोड़ा है, लेकिन दोनों को मैं अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं और आप सभी को भी शुभेच्छा देता हूं, मित्तल जी और आप सभी लोग। कोई भी यंग व्यक्ति जब कुछ करता है, शायद ये इन दोनों की पहला इंटेलेक्चुअल वेंचर होगा एक बुक फॉर्म पे। बहुत दिनों के बाद मनीषा मेरे को उत्कल यूनिवर्सिटी में भी मिली। वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में सीओ करके कुछ दिनों काम कर रही थी पिछले दिनों में, तब वहाँ मेरे को मिली। मित्रों, उन्होंने एक प्रासंगिक विषय पे, ये ऐसा एक विषय है शायद इसमें जितना ज्यादा चिंतन होगा, अध्ययन किया जाएगा, ज्यादा लोग अपना विचार रखेंगे, इसमें लोक कल्याण उतना ही ज्यादा होगा। आज इस किताब को हम उस समय पे लोकार्पित कर रहे हैं। अगस्त 15 अभी समाप्त हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही अगस्त 15 को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। आजादी का 75 साल हो गया और उस 75 साल में जो अनेक उपलब्धि के साथ साथ इस किताब को भी गिना जाएगा। और एक उपलब्धि इन दिनों में हुई है जिसमें हम सभी को और उत्साहित किया है, सबके आत्मविश्वास और बढ़ाया है। इन दिनों में हमारी इकोनॉमी के बारे में खूब चर्चा हो रही है। सब समय में होती है, लेकिन इस समय में जब दुनिया की स्थिति, विशेष करके कोविड के बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और विशेष करके पिछले फरवरी से रशिया और यूक्रेन की खेमाबंदी के कारण जो तनाव की स्थिति दुनिया की अंदर पैदा हुई, उसकी सबसे पहला नुकसान किसी सेक्टर में हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी पे उसकी चोट आई, उसमें आई। इन्फ्लेशन की स्थिति बनी, कई सारे सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, विशेष करके फूड कमोडिटी पे बहुत गड़बड़ी हुई। एनर्जी प्राइस काफी ऊपर चला गया। दुनिया के कई सारे डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमी, बड़ा इकोनॉमी अपने अपने देश में एनर्जी के बहुत भारी हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। हमारी जैसे देश में उसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी में आना स्वाभाविक है। ये सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर दूसरी ओर ये जो हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सारे के विषय में हम बात करते हैं, ये सारे में इनोवेशन के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण डिसरप्शन भी खूब हुई। उस डिसरप्शन पे एक पहला जो कुछ कैजुअलिटी हुआ है, उसमें से कन्वेंशनल बिजनेस प्लान कैजुअलिटी हुई। जिस ढंग से कामकाज व्यापार चल रहा था, कोविड के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण
और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का उसमें से बदलाव आई है। कुछ जॉब्स चला गया है, कुछ जॉब नया इमर्ज किया है, कुछ जॉब डिसलोकेट किया है खुद को। इस सारे सिचुएशन में भी भारत में हम इकोनॉमी में आगे बढ़ते गए और इस बीच में हमारे इकोनॉमी पिछले 7-8 साल में 10 से बढ़ के 5 तक आया है। दुनिया की जो नंबर अगर हम गिनेंगे, हम 10th पोजीशन से 5th पोजीशन तक आए और इस बार हमने अभी पिछले सप्ताह हमने 6 से 5 हुए। लेकिन जब 10 से 6 हुए तब इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी। इन दिनों में हुए हैं, लेकिन इसकी बहुत चर्चा न अखबारों में हुई न समाज में हुई। लेकिन जब 6 से 5 हुआ तब चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है कि हम ऐसे लोगों को पीछे छोड़े हैं जिन्होंने हमको 250 साल शासन किया। यूके को हमने पीछे छोड़ा। हम अभी 5 नंबर की इकोनॉमी हुए हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम दुनिया की 1 नंबर की इकोनॉमी कुछ दिनों के बाद होंगे, 1-1.5 दशक के बाद हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इमरजेंस के लिए जो साइंस चाहिए, जो लक्षण दिखना चाहिए, जो संभावनाएं होनी चाहिए, सारे संभावनाएं आज के दिनों में हर एक देश की, हर एक समाज की अपने अपने मोमेंट रहता है, उसकी एक मोमेंटम रहता है। 21वीं सदी में ये भारत की मोमेंट और हमारी ही मोमेंटम है। भारत एक नॉलेज बेस्ड सुपर पावर 21st सेंचुरी में इमर्ज कर रहा है। इसमें कोई किसी की सेकेंड ओपिनियन नहीं। ये सारे सिचुएशंस में आपको गिनाया। भारत में हम सभी के यहां बहुत सारे अनुभवी लोग हैं। कभी वो दिन याद करिए, भारत एक समय में अपने फूड स्कैरसिटी के कारण PL4 की स्कीम के तहत अमेरिका से सड़े हुए गेहूं खरीदा था। उन्होंने मुफ्त में नहीं दिया था, हमको खरीदना पड़ा और सड़े हुए गेहूं खरीदना पड़ा। इस बार अभी दुनिया की फूड क्राइसिस के अंदर हमने कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ है। हमने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बहुत सारे फूड कमोडिटी ऊपर हम एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए। उसके बावजूद भी हमारी एब्सोल्यूट टनेज में हमारी एक्सपोर्ट जो था हुई है। मैं ऐसे एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण दे सकता हूं जो भारत की इमरजेंस की साइन है। पोलियो की टीका हमारी देश में जब लगना शुरू हुआ, 3 दशक लगे पूरा आबादी को टीकाकरण करने में। 2020 ठीक आज से 2 साल पहले, आज अगर 8 सितंबर में है, 8 सितंबर में 2000 साल पहले हम क्राइसिस में थे कि कोरोना का अंत कहां होगा। वैक्सीनेशन के कारण होगा, ये सबको ध्यान में था, लेकिन कहां है वैक्सीन, है या नहीं है, कौन बनाएगा, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, लोग लगा पाएंगे क्या, कितने दिन लगेगा, उसकी कोई मॉडल, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे थे। आज 2 साल के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में इंडिजिनस वैक्सीन दूसरी भी निकल गई और पिछले 2 साल के अंदर वैक्सीनेशन, 2 साल नहीं हुआ है, 1.5 साल हुआ होगा वैक्सीनेशन शुरू होने का। पिछले 1.5 साल के अंदर भारत में 200 डोजेस वैक्सीनेशन लग चुके हैं। आज दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ा इंपैक्ट आया है हमारी डे टू डे लाइफ में। कभी कल्पना करिए, हम लोग बचपन पे हम जाते थे, पिताजी के कहने पे बैंक अकाउंट लेके, उन्होंने एक विड्रॉल स्लिप भरते थे, हम बैंक जाते थे, विड्रॉल स्लिप को दिखा के पैसा लेके आते थे, या कुछ कभी जमा पूंजी लेके हम जाते थे बैंक में, बड़े सतर्कता के साथ हम जाते थे, कोई हमसे छीन ना ले, हम जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आते थे। आज किसी को घर से बाहर जाना नहीं होता है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से आज भारत की काफी सारा लेन देन हो जाती है। इस लेन देन की व्याप्ति, इसकी जो कैनवास, रेडी पटरी झुग्गी झोपड़ी में जो परचून दुकान है, जो माइक्रो रिटेलर है, वो भी आज यूपीआई या पेटीएम पे अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है। दुनिया के जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली हो रहा है उसकी 40% केवल भारत में हो रहा है। 2022 दिसंबर 31 आते आते भारत में 3 मेजर टेलीकॉम कंपनी 5G रोल आउट कर देंगे और ऑलमोस्ट ऑल तीनों की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी, ऑलमोस्ट ऑल। और मेरा तो सौभाग्य है, BSNL को सरकार ने रिवाइव किया है, स्ट्रैटेजिक कारण से रिवाइव किया है, और भारत की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन IITs के द्वारा बनाई गई 5G टेक्नोलॉजी को BSNL के थ्रू रोल आउट करवाया जाएगा। बाकी जियो और एयरटेल वाले भी ऑलमोस्ट ऑल लोकलाइज्ड टेक्नोलॉजी को अपनाया है और 2023 अंत तक भारत के 6 लाख गांव में इंटरनेट पेनिट्रेशन हो जाएगी। मैं सारे को इसीलिए बता रहा हूं, थोड़ा कल्पना करिए, आज हम 40% ट्रांजैक्शन की, ग्लोबल ट्रांजैक्शन की शेयर होल्डर है। 2-2.5 साल के बाद हमारे देश में इंटरनेट, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा जैसे उपलब्ध हो जाएगी। टेलीफोन बात करने के लिए नहीं रहेगी, डाटा यूज का बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सारे प्रकार की संचार की, सारे प्रकार की उद्यमिता की, मोबाइल, ऑफिस, अपना हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो हो जाएगा। उस समय में क्या क्या होगा कल्पना करिए। हमारी ये शुभ्रांशु जिस जिले में कॉन्सेंट्रेशन जिला है उसमें से एक है मयूरभंज। उस जिले की, उनके घर में हम बचपन में जाते थे तो हमको अच्छा मटन मिलता था खाने के लिए। उस जिले की मटन के अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू है। और एक मूढ़ी मिलता था। मैंने मूढ़ी को थोड़ा हिचक के बता रहा था, अनेकों को मालूम नहीं होगा मूढ़ी क्या है। ये चावल का एक बिस्कुट है। मूढ़ी और मटन ये उस जिले की ब्रांड है। मैं, और यहां से कितना दूर है, यहां से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। वो दिन दूर नहीं है। आज बादल अगर अपने घर में ऐसे कुछ गेट टुगेदर करेगा तो सुबह ऑर्डर करके दूसरे दिन सुबह तक उसको मयूरभंज की मूढ़ी और मटन प्रिपेयर्ड आ जाएगा। ई कॉमर्स की नया दुनिया बन रहा है देश में। टेलीमेडिसिन 5G में एम्स दिल्ली के डॉक्टर के साथ तिनसुकिया की कोई आदिवासी व्यक्ति सेकेंड्स में बात कर सकता है। अपने सारा मेडिकल प्रोफाइल सेंसर के माध्यम से उंगली रख के टेस्ट करके उसको भेज के डायग्नोसिस करके रिपोर्ट भी जा सकता है। ये सब होने वाला है आने वाले दिनों में। ऐसे ही शिक्षा में, एजुकेशन और हेल्थ केयर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसकी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। ये भारत को 21st सेंचुरी की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के में कुछ, मेरे समझ में, मेरे से मित्तल साहब जैसे और विद्वान लोग बैठे हैं, मैं जितना पिछले 4-5 साल की डेवलपमेंट को क्वांटिफाई कर पाया, आज भारत दुनिया की 3रे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है। अमेरिका, चाइना के बाद हम 3 नंबर है। लेकिन दूसरे अगर हमारी एवरेज एनर्जी कंजम्पशन को हम मॉडलिंग करते हैं तो हम दुनिया की तुलना में 1/3 एनर्जी कंज्यूम करते हैं। 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सब एक्सपर्ट और एजेंसियां प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले 2030 तक, माने आज से 10-15 साल, 18 साल के अंदर भारत दुनिया की, 18 साल का, जब 22 हो गया तो 8 साल के बाद, 8 साल के अंदर भारत
दुनिया की नंबर 1 एनर्जी कंज्यूमर हो जाएगा। यानी उसका अर्थ क्या, हम कोयला और जलाएंगे या फसिल फ्यूल और जलाएंगे? नहीं। भारत दुनिया की एक सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी की प्रोड्यूसर बन रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी, मेरे बात को आज इस छोटी सी किताब विमोचन के कार्यक्रम में आप याद करके रखिएगा। हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन और उसकी मल्टीपल यूज में भारत लीडिंग प्लेयर बनने वाला है। नया जॉब रोल्स भारत में ही बनेगी। मित्रों, सब जब होगा उस समय में सोसाइटी को इस प्रकार की किताबों की और जरूरत होगी। ये तो आज इंग्लिश में निकला है, मैं चाहूंगा इसी किताब का भारत की 25 भाषाओं में निकल जाए। भारत की चुनौती क्या है? भारत की चुनौती, मैं अभी एक कंपनी की, एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन देख के आ रहा हूं। दुनिया में 700 करोड़ लोग रह रहे हैं, 7 बिलियन लोग भारत विश्व में रह रहे हैं। उसमें भारत में 130 करोड़। एक इंडियन व्यक्ति की द्वारा चलाई गई कंपनी में पहले हम लोग रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे निर्भर करते थे। एक मैगजीन छपती थी ना पहले, वो एक टैबलॉइड साइज था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, अखबारों में रोजगार, अभी तो है ना, तब भी था रोजगार समाचार। अभी मैं कभी दिल्ली पूरा, मैंने 25-30 साल पहले आता था, तो मेरे जो पढ़ने लिखने वाले मित्रों के पास जब भी कभी मैं रहता था, वो सुबह सुबह उठ के हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते। दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स ज्यादा पढ़ा जाता था। मैंने पूछा इसमें क्यों? इसमें ज्यादा नौकरी की खबरें आती थी। ये कम्युनिकेशन की सिस्टम था। आज क्या है? उन्होंने मेरे को बताया दुनिया में 150 करोड़ लोगों की 150 करोड़ लोगों की सीवी हमारी प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट है। तो अकेले नहीं है, एक व्यक्ति शायद 2-3 प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया होगा या यूज किया होगा, लेकिन 150 करोड़ लोगों की सीवी उस एजेंसी के पास आया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत में अभी कुछ भी चीज छोटा नहीं सोचना है, जो चीज सोचना है बड़ा सोचना है, केवल भारत के लिए नहीं सोचना है। हमारे देश में हम अभी एनईपी लागू कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लागू कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है मैं उस सेक्टर की दायित्व में हूं, थोड़ा उसके बारे में अभ्यास करता हूं, उसको समझने का कोशिश करता हूं, उसको कैसे स्कूल से लेके, प्री स्कूल से लेके हाई एंड रिसर्च सेंटर तक काम पे आएगा, उसमें थोड़ा अभ्यास करता हूं। मित्रों, मेरे को कभी कभी उस 60 पन्नों की उस किताब को पढ़ते हुए, मैं 4-5 बार इस बीच में पढ़ा हूं, पढ़ के मेरे मन में हर एक बार पढ़ता हूं तो उसमें मेरे को नवाचार की संभावना दिखती है, इनोवेशन की संभावना दिखती है, नया आइडियाज आता है। एक एक शब्द इससे बनाया गया है। उसकी बनाने वाले डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को एक बार मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसा आपने क्या लिखा है, हर एक समय पढ़ने में नयापन लगता है कि मेरे समझ कम है यार, आपने लिखा ही है। बोले हम लिखा ही ऐसा है। उन्होंने कहा कि मैं रॉकेट साइंटिस्ट हूँ, रॉकेट बनाने में कई सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, कई सारे टेक्नोलॉजी लगते हैं। उन्होंने मेरे को छोटा सा उदाहरण दिया, देखो रॉकेट कैसा होता है, रॉकेट की सारे पुर्जे ठीक ठाक होगा, सारे टेक्नोलॉजी ठीक होगा, लेकिन उसकी अगर कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, चंद्रयान 2 बहुत बढ़िया से काम करके लैंड करने की कुछ सेकंड्स के पहले कम्युनिकेशन डिसरप्शन हो गया, पूरा प्रयास में पानी डल गई। इससे ही हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये 21वीं सदी के दुनिया की समस्या के समाधान के लिए जो मनुष्य शक्ति आवश्यकता है, उसकी ये फिलोसफी। भारत को कोई अभी रोक नहीं सकता है। भारत में इनोवेशन हो रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, वो पेटेंट की नंबर हमारे देश में बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जय अनुसंधान। भारत में चुनौती एक बात की है, हमारी एक मानसिकता में सबके प्रयास से एक नया कल्पना लानी पड़ेगी। देखिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध करना सबसे बड़ी दायित्व सभी के, विशेष करके सरकार की, मैं उसको स्वीकार करता हूं।
हमारी नीति, हमारी व्यवस्था, हमारी योजनाएं ऐसे बने जिसमें समाज के ज्यादा लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। लोगों को रोजगार मिलने से ही उनके मन में बाकी चीज जुड़ेगी, शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पढ़ाई होगा, स्वास्थ्य सेवा होगा, घर की संपन्नता आएगी, व्यक्ति के मन में स्वाभिमान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो फोर्स मल्टीप्लायर होकर काम करेगा। ये ज्ञान से आएगी, ज्ञान से संभावनाएं बनेगी रोजगार तक। इसी की एक बीच की कड़ी है उद्यमिता। समाज में सभी लोग उद्यमिता के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उनको लेकिन काम चाहिए। जो समाज में इसके एक फाइन बैलेंस है, एंटरप्रेन्योर ज्यादा होनी चाहिए या जॉब सीकर ज्यादा होनी चाहिए। यह डिबेट कई दिनों से चल रहा है। हमें लगता है कि भारत में सभी की दायित्व है इसके एक प्रॉपर बैलेंस खड़ा करने का। एंटरप्रेन्योरशिप पे ज्यादा भरोसा करना, रोजगार ज्यादा, यानी जॉब क्रिएटर चाहिए। जॉब सीकर भी तो रहेंगे ही, सब लोग जॉब क्रिएटर नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसकी जब इम्बैलेंस होगी, जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये बैलेंस को करने की पथे शायद ये सीड टू सैपलिंग पे, यानी पहले सीड या पहले सैपलिंग, वृक्ष या बीज, ये यक्षीय प्रश्न इस किताब में होगा। मैं इसको बिना पढ़े शायद अनुमान कर रहा हूं। मैं भी उसी दुविधा में कभी कभी मेरे मन में आता है। एक भारत की पब्लिक पॉलिसी की विद्यार्थी के नाते हमें लगता है, और मैं इसको स्वीकार करता हूं, कि इसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा व्यवस्थापकों की है, जो हम लोग दायित्व में। समाज हमें प्रजातंत्र में इसीलिए भरोसा करता है कि हम लोगों की दायित्व ले, लोगों की चिंता करें, हमारी दायित्व है। मैं इस किताब की विमोचन के अवसर पे इस दायित्व को लेते हुए समाज को आप लोगों के माध्यम से, आप जैसे प्रबुद्ध जनों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आइए 21वीं सदी में अगर भारत को बड़ा करना है, ना केवल भारत को बड़ा करना, दुनिया की जिम्मेवारी लेना। आखिर पीपी किट 2020 फरवरी में हमसे ज्यादा चाइना के पास था। हमारे देश में तो एक पीस भी नहीं बनती। वैक्सीन छोड़ दीजिए, मास्क, पीपी किट, ग्लोव्स, यही प्रश्न था तब। चाइना के पास रहने के बाद भी चाइना से लोग लिए नहीं। भारत आज विश्व की एक प्रमुख मेडिकल इक्विपमेंट के एक्सपोर्टर बन गया है। भारत के ऊपर विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, ये सारा चीज की कोशेंट ज्यादा है। ये ज्ञान से आएगी, ज्ञान से संपन्नता आएगी, संपन्नता से स्वाभिमान और आत्मविश्वास बढ़ेगी। उसी कामों में ये सब किताब भी काम पे आएगा। मैं उस दोनों मेरे मित्रों को, मनीषा और शुभ्रांशु, बादल को अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। आप सभी लोगों को मैं भी आभार प्रकट करता हूं, उनकी मित्र के नाते, उनकी बड़े भाई के नाते। आपने भी ऐसे दो उद्यमियों का आपने उत्साह बढ़ाया, आपकी गरिमामय उपस्थिति, उनकी मन निश्चित ऊंचा किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।